हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। माई सेल्फ ए के सिन्हा एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बायोलॉजी अड्डा। हाँ तो प्यारे बच्चों और प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस, जो कि आपके क्लास 10th बायोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक है और जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पे हम लाइफ प्रोसेस के हर एक कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना वक्त गवाए चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं आखिर ये लाइफ क्या होता है, लिविंग क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम लोग लाइफ प्रोसेस को डिस्कस करके आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर क्या है तो बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये न्यूट्रिशन है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, ट्रांसपोर्टेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है। ये सभी के सभी दोस्तों क्या है, ये सभी के सभी लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि वो आखिर ये लिविंग है क्या। क्या डिस्कस करने के दोस्तों कि आखिर ये लिविंग है क्या। जैसे कि आपके सामने मान लेते हैं ये रिमोट है और ये पेन है। अब आप इसमें देखेंगे तो ये रिमोट और पेन है और ये मान लेते हैं हम एक मनुष्य हैं। तो इसमें अब आपको कहा जाएगा कि बताइए इसमें से कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है। तो बिना उसके कैरेक्टर को जाने ना ही हम लिविंग की पहचान कर सकते हैं और ना ही नॉन लिविंग की पहचान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लिविंग और नॉन लिविंग की पहचान करने के लिए हमें उनके प्रॉपर्टीज के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि लिविंग में कौन कौन से प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, नॉन लिविंग में जो प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती हैं। जैसे कि आप ध्यान रखिएगा, अगर हम लिविंग की बात करें तो उसके जो कैरेक्टर होते हैं, सबसे पहले दोस्तों वो जो कैरेक्टर होता है वो होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो भी लिविंग है वो किसके बने होते हैं, सेल्स के बने होते हैं, मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट है कि उनमें रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है। जैसे देखिएगा, हमने यहाँ पे सांस लिया ना दोस्तों, जब सांस लेंगे तो सांस के द्वारा यानी कि रेस्पिरेशन हमने किया, तो रेस्पिरेशन में हमने सांस लिया। जब हम सांस लेंगे तो ये जो ऑक्सीजन है वो हमारे बॉडी के अंदर जाएगा और बॉडी के अंदर जा करके क्या करेगा, ग्लूकोज को तोड़ेगा और उससे हमको एनर्जी मिलेगी। यानी कि यहाँ पे दोस्तों क्या देख पा रहे हैं कि हमें यानी कि जो लिविंग होती हैं उनके लिए रेस्पिरेशन बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर के अंतर्गत आता है। फिर है दोस्तों सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी कहने का मतलब क्या होता है कि बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसको रिस्पॉन्ड करना है। जैसे कि मान लेते हैं कि वाटर है, जब वाटर वो हॉट होता है, अगर मान लेते हैं गर्म है, आप उसको जब टच करते हैं तो आप में उंगली जलती है तो आप हटा लेते हैं। यानी कि आप क्या करते हैं तो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, आप उसको हटा लेते हैं। फिर वो ये ठंडा रहता है तो फिर क्या होता है, आप हाथ पे आपको रखा जाता है तो आपको ठंडा महसूस होता है। यही सेंसिटिविटी है। ठीक है दोस्तों, ओके। नेक्स्ट है ग्रोथ। यानी कि लिविंग के अंदर जो प्रॉपर्टीज पाई जाती है ग्रोथ की पाई जाती है। यानी कि उनमें सेल डिवीजन होता है और लिविंग के मान लो थिकनेस हो गया या उनके हाइट में क्या होता है तो इंक्रीजमेंट होती है, यानी कि हाइट उनका बढ़ता है। अब ध्यान समझिएगा, एक रिप्रोडक्शन है, ये भी लिविंग की प्रॉपर्टीज है, जिसके द्वारा लिविंग क्या करता है, अपने जैसे नए जीव को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन यानी कि होता है कि जैसे मान लेते हैं जब हमने फूड के कंपोनेंट को ग्रहण किया, न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण किया, तो उसमें प्रोटीन होते हैं। अब प्रोटीन क्या होते हैं, वो डाइजेस्ट होते हैं। और जब डाइजेस्ट होते हैं तो क्या होता है कि कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट बन जाते हैं। अब इन नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से क्या कर देना, एलिमिनेट कर देना है, बाहर निकाल देना है दोस्तों। इसी को हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं और लिविंग में एक्सक्रीशन की प्रक्रिया होती है, यानी कि ये लिविंग का कैरेक्टर है। नेक्स्ट है दोस्तों की न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन यानी कि हर एक लिविंग को भोजन की आवश्यकता होती है, बिना भोजन के कोई लिविंग नहीं रहता है। ठीक है दोस्तों, ओके। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि लिविंग की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आगे लाइफ प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात आती है, आपसे पूछी जाती है कि व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, यानी लाइफ प्रोसेसेस है क्या। देखिए, लाइफ का मतलब क्या होता है दोस्तों, जीवन होता है, जिंदगी होता है। क्या होता है, जीवन या जिंदगी होता है। अब प्रोसेसेस का मतलब होता है क्रिया, यानी कि हमारे बॉडी में या जितने भी जीव हैं उनके बॉडी में जो प्रोसेस होते हैं, जो प्रक्रिया होती है, जो फंक्शन होती हैं,
उनको सबको मिला देंगे तो क्या कहलाएंगे दोस्तों, उसी को हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। यानी एक लिविंग के द्वारा, एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा इस पृथ्वी पर सस्टेन करने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए उसे जितने भी प्रोसेस को करना पड़ता है उसी को हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। और लाइफ प्रोसेस को हम लोग हिंदी में जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रिया भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, आई होप कि आपको इसमें किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मेन कुछ लाइफ प्रोसेस जो है जिन्हें हमको डिस्कस करना है वो है दोस्तों, न्यूट्रिशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, मेटाबॉलिज्म है, रेस्पिरेशन है, रिप्रोडक्शन है, एक्सक्रीशन है। यानी कि यहाँ पर आपको जितने भी पॉइंट्स दिख रहे हैं, हर एक पॉइंट्स को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। आपको हम बता दें, रिप्रोडक्शन को हम अलग चैप्टर में डिस्कस करेंगे, रेस्पिरेशन को हम लोग अलग हिस्से में, यानी कि लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत अलग पार्ट उसका होगा, एक्सक्रीशन का भी अलग पार्ट होगा, ट्रांसपोर्टेशन का भी अलग पार्ट होगा। यानी कि ऐसे करते करते हम क्या करेंगे, पूरे कंसेप्ट को डिस्कस कर लेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए एक बोले तो कारगर साबित होने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर मेटाबॉलिज्म क्या होता है। ठीक है दोस्तों, मेटाबॉलिज्म को हम लोग समझ लेंगे। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म होता क्या है, जैसे देखिएगा दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर टूटने और बनने की प्रक्रिया होती है। यानी डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस भी होती है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस भी होती है। कुछ बनते भी हैं और कुछ टूटते भी हैं। यानी कि देखिएगा, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो कोई भी एनिमल हो, चाहे संपूर्ण ऑर्गेनिज्म हो, तो उनके बॉडी में कुछ फॉर्मेशन होती है, कुछ ब्रोकन डाउन यानी कि टूटने की प्रक्रिया होती है। इन दोनों को मिला देते हैं दोस्तों, तो इसी को दोनों को मिलाते हैं तो उसको हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब थोड़ा सा देखिएगा, डेफिनेशन की बात करते हैं। मेटाबॉलिज्म रिफर्स टू सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट ऑकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन लाइफ। यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा लाइफ को सस्टेन करने के लिए उसकी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, चाहे वो केमिकल रिएक्शन फॉर्मेशन वाला हो, चाहे वो केमिकल रिएक्शन डिस्ट्रक्शन वाला हो, सबको मिला करके दोस्तों मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब जो मेटाबॉलिज्म होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। अब हम एनाबॉलिज्म की बात करेंगे दोस्तों, तो एनाबॉलिज्म में क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। एनाबॉलिज्म में क्या होता है दोस्तों, तो एनाबॉलिज्म में फॉर्मेशन होता है, यानी कि यहाँ पर बनने की प्रक्रिया होती है। और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे ब्रेकिंग प्रोसेस होता है, यानी कि यहाँ पे ब्रेक होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। ब्रेक डाउन करने का मतलब होता है टूटने की प्रक्रिया होती है। यानी कि बनने की प्रक्रिया और टूटने की प्रक्रिया दोनों को कंबाइन कर देंगे दोस्तों, तो वो क्या बन जाता है, तो वो बन जाता है मेटाबॉलिज्म। ओके, अब दोनों को अलग अलग करके डिस्कस कर लेते हैं। दिस प्रोसेस इज मेनली इन्वॉल्व इन बिल्डिंग ऑफ सिंथेसाइजिंग कंपाउंड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस ओके रिक्वायर्ड बाय सेल्स। यानी कि यहाँ पे जो एनाबॉलिक प्रोसेस होती है, हाँ जी दोस्तों, इसको हम लोग एनाबॉलिक प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, और जो एनाबॉलिक प्रोसेस होती है या जिसको हम लोग कहते हैं एनाबॉलिज्म, इसमें क्या होते हैं, तो सिंपल सब्सटेंस होते हैं, उससे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनते हैं। सिंपल सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इन दिस प्रोसेस ऑफ एनाबॉलिक। ठीक है, एक और बात ध्यान दीजिएगा, एनाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है, दिस मेटाबॉलिक प्रोसेस रिक्वायर्स एनर्जी। यानी कि जहां पर बनने की प्रक्रिया हो रही है दोस्तों, वहां पर क्या होता है, तो वहां पर एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। मतलब कि उसको बाहर से एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, बाहर से एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। जब आपको भी पता है कि जब किसी प्रक्रिया में या कोई केमिकल रिएक्शन है, उसमें अगर एनर्जी बाहर से प्रोवाइड किया जाता है, एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो एनाबॉलिक प्रोसेस होता है वो एक प्रकार से कहे तो एंडोथर्मिक प्रोसेस भी होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कैटाबॉलिज्म। अब देखिए दोस्तों, ये कैटाबॉलिज्म आखिर है क्या, तो कैटाबॉलिज्म समझेंगे। दिस प्रोसेस इज मेनली इन्वॉल्व इन ब्रेकिंग डाउन लार्जर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। यानी कि कैटाबॉलिक प्रोसेस में होती है, कैटाबॉलिज्म में क्या होती है, जो लार्ज मॉलिक्यूल है वो ब्रोकन डाउन होते हैं, टूटते हैं, वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं। और याद रखेंगे दोस्तों, दिस मेटाबॉलिक प्रोसेस रिलीज एनर्जी।
यानी कि जो कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है इसमें एनर्जी रिलीज होती है। और आपको भी पता होना चाहिए कि इफ एनी रिएक्शन एनर्जी विल बी रिलीज्ड, if any reaction energy will be released then chemical reaction will be exothermic। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें एनर्जी रिलीज की जा रही है, जब रिलीज की जा रही है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रही है। कौन सी प्रक्रिया हो रही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रही है। तो आई होप कि आपको इतना बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में कि व्हाट इज न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन को हिंदी में हम लोग कहते हैं पोषण, नरिशमेंट। क्या कहते हैं दोस्तों, पोषण या नरिशमेंट। अब आप समझिएगा न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो ध्यान समझिएगा, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट इनटू द बॉडी फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एटसेट्रा मेनी फंक्शन। जैसे देखिए क्या होता है, हम क्या करते हैं कि फूड को ग्रहण करते हैं, फूड को ग्रहण करते हैं, खाते हैं, भोजन करते हैं। ठीक है, जब हम भोजन को खाते हैं तो भोजन में क्या होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जिनकी हमारे शरीर में आवश्यकता होती है। तो भोजन के जो कंपोनेंट है जब हमारे शरीर में पहुंचते हैं तो क्या होता है दोस्तों, तो जो हमारे शरीर में पहुंचते हैं उनका हमारे बॉडी में यूज किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है। यानी कि भोजन को ग्रहण करना और उसको बॉडी में यूटिलाइज करना, उपयोग करना ही क्या कहलाता है दोस्तों, न्यूट्रिशन कहलाता है। तो वो एक बार रिपीट कर देते हैं, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट इनटू द बॉडी फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयरिंग ऑफ इंजरीज इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी कि भोजन को ग्रहण करेंगे और उसका यूज बॉडी में हो जाएगा तो इसको लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार और ध्यान समझिएगा। यहाँ पे अब हम डिस्कस कर लेते हैं फूड क्या है, व्हाट इज फूड। तो दोस्तों याद रखेंगे, फूड एक कंपोनेंट है, कंपोनेंट या कह सकते हैं फूड सब्सटेंस है। फूड क्या है, सब्सटेंस है जिससे हमें न्यूट्रिएंट्स की प्राप्ति होती है। सुनेंगे ध्यान से, इसको देखिएगा। फूड इज एनी सब्सटेंस दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म कंज्यूम टू सस्टेन लाइफ एंड ग्रोथ एंड प्रोवाइड टू एनर्जी एंड नरिशमेंट। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए क्या कह रहे हैं। फूड इज एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, ठीक है, दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म कंज्यूम। यानी कंज्यूम करने का मतलब क्या होता है, क्या है कि जिसमें क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, इसको कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। ठीक है, टू सस्टेन लाइफ, लाइफ को मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, यानी कि जीवित रहने के लिए। ठीक है, और जिसका यूज ग्रोथ में भी होता है और ये इससे हमको एनर्जी भी प्रोवाइड होती है, एनर्जी का भी फॉर्मेशन, यानी कि हमें एनर्जी भी प्रोवाइड किया जाता है फूड के द्वारा। अब देखिएगा, अगर बात करते हैं फूड किसका बना होता है, तो इट्स मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, विटामिन एंड प्रोटीन एंड इट्स एंड इज डायरेक्टली मेनली फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि ध्यान समझिए, इसमें होता क्या है, अगर हम फूड की बात करते हैं तो फूड में आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट होते हैं, मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, और इन्हें हम प्लांट और एनिमल से ही प्राप्त करते हैं। यानी कि किससे ड्राइव किए जाते हैं, प्लांट या तो एनिमल से ड्राइव किए जाते हैं। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट्स। व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स। तो बच्चा लोग हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूट्रिएंट्स है क्या, समझने का प्रयास कीजिएगा। द डिफरेंट पार्ट ऑफ फूड दैट प्रोवाइड नरिशमेंट इज नोन एज न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, यानी कि फूड के डिफरेंट पार्ट्स हैं, फूड के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं जो क्या करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। या आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, बहुत ही इजी वे में डिफाइन कर सकते हो, यानी कि कंपोनेंट ऑफ फूड, component of food is called nutrients. Component of food is called nutrients. ठीक है, यानी कि जो फूड के जो कंपोनेंट होते हैं दोस्तों, फूड के जो कंपोनेंट होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं कौन कौन से उसमें आते हैं, तो आपके ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं। ये आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड होती है, आवश्यकता होती है। तो जितने भी फूड के कंपोनेंट होते हैं उसको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं।
ठीक है, तो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इफ वी टॉक अबाउट द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, तो दोस्तों न्यूट्रिशन के आपके दो प्रकार हैं, दो टाइप्स हैं। एक जिसको हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरे को कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पहला क्या है दोस्तों? तो पहला है आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो बारी बारी करके हम लोग सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक को डिस्कस करेंगे, फिर हेटेरोट्रॉफिक को डिस्कस करेंगे, यानी कि हम लोग यहाँ पे हर एक कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, तो बात को आप बिल्कुल ही आसान से शब्दों में समझने का प्रयास करोगे। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल सॉल्ट। ध्यान को समझिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का यूज करते हैं और उससे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसी को हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। द ऑर्गेनिज्म विच शो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है उसे हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, अब अगर इसका हम एग्जाम्पल की बात करेंगे ना फ्रेंड्स, तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं दोस्तों? तो ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। फिर आपके हो जाएंगे ब्लू ग्रीन एल्गी भी हो जाएंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, एक फूड चेन है। अब ये हमने स्लाइड क्यों दिया है आपको हम बताते हैं। एक फूड चेन समझिए, जैसे कि देखिए क्या हो रहा है, ये सन है ना, सन से एनर्जी कौन ग्रहण कर रहा है? एक पौधा। अब पौधा क्या करता है? तो पौधा क्या करता है दोस्तों? तो पौधा बनाता है फूड। क्या बनाता है? फूड बनाता है, भोजन बनाता है। अब इसको कौन खाया? टीडा ने खाया। टीडा को किसने खाया? इस बर्ड ने खाया। बर्ड को किसने खाया? इस फॉक्स ने खाया। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि फूड को बनाने का कार्य कौन कर रहा है? तो दोस्तों फूड का जो बनाने का कार्य कर रहा है वो कर रहा है ग्रास। यानी कि यहाँ पे क्या है, तो ये जो प्लांट है वो क्या कर रहा है? तो फूड बनाने का कार्य कर रहा है। तो दोस्तों जो बनाता है उसको प्रोड्यूसर कहते हैं। तो याद रखिएगा, ऑल प्लांट्स आर प्रोड्यूसर। ठीक है, ऑल प्लांट्स आर प्रोड्यूसर, यानी कि जितने भी प्लांट्स होते हैं दोस्तों वो सभी के सभी क्या होते हैं? प्रोड्यूसर की श्रेणी में आते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछी जा सकती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोड्यूसर्स, कौन प्रोड्यूसर है? ऑप्शन दिए जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं जो सेकेंड हमारा है टाइप, जो कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है तो हम आपको बता दें, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता है दोस्तों कि जो ऑर्गेनिज्म है वो फूड अपना नहीं बनाता है, जो अपना भोजन नहीं बनाता है, तो उसे तो भोजन की आवश्यकता है, तो अपने भोजन के लिए क्या करता है? तो दूसरे जीवों पर डिपेंड करता है, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो प्लांट के ऊपर ही डिपेंड करता है, यानी कि कहे तो ऑटोट्रॉफ्स पर ही डिपेंड करता है। दोस्तों क्या कहलाते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। चलिए डिफिनीशन को देखते हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड टू सर्वाइव। यानी कि ये क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि हेटेरोट्रॉफिक क्या होता है? न्यूट्रिशन का एक मोड है, माध्यम है, जिसमें क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स अपने फूड के लिए दूसरे जीवों के ऊपर डिपेंड करते हैं। दूसरे जीव का मतलब होता है दोस्तों प्लांट होता है, और प्लांट को खाने वाले एनिमल जो कि शाकाहारी होते हैं वो होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा ये। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे ये हर्बीवोर है, ध्यान से समझिए, ये जो हर्बीवोर है। अब जो हर्बीवोर है दोस्तों, हर्बीवोर का मतलब होता है शाकाहारी। ये क्या करेगा? तो साग सब्जी खाएगा। अब इसको खाने वाला कौन है दोस्तों? कार्निवोर है।
ठीक है। और दोनों को खाने वाले को हम लोग कहते हैं ओमनिवोर कहते हैं। यानी कि जो क्या करता है दोस्तों, जो साग सब्जी भी खाता है और मांस भी खाता है उसको ओमनिवोर कहेंगे, जो साग खाता है उसको हर्बिवोर कहेंगे, और जो मांस खाएगा उसको कार्निवोर बिल्कुल कहेंगे। ठीक है। और जो क्या करेगा, इन दोनों का डेथ हो जाने पर इनके बॉडी को क्या कर देगा, डिकम्पोज कर देगा, उसको हम लोग डेट्रीवोर कहते हैं। यानी कि इसके बारे में देखिएगा, डेट्रीवोर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम चैप्टर में, यानी कि जो हमारा आवर इन्वायरमेंट चैप्टर है उसमें अच्छे से फूड चेन, ये डिकम्पोजर, डेट्रीवोर्स, इन सबको अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, अब हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप की, कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कौन कौन से टाइप आते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे तो ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन होता है दोस्तों, वो जनरली दो हिस्सों में बढ़ जाता है। कितने हिस्सों में बढ़ जाता है, दो हिस्सों में। एक जिसको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस, और एक जिसको हम लोग कहते हैं कीमोसिंथेसिस। बात को समझिएगा बिल्कुल ही आसान सा शब्दों में। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो एनर्जी का सोर्स होगा, एनर्जी का जो सोर्स होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सनलाइट। और कीमो का जो सोर्स हो जाएगा वो होगा केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। ठीक है। ओके, डेफिनेशन की बात करें तो समझिएगा, फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन अदर ऑर्गेनिजम्स ट्रांसफॉर्म लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। यानी कि ये फोटोसिंथेसिस क्या है दोस्तों, याद रखिएगा। फोटोसिंथेसिस को हम फर्दर क्या करेंगे, पूरा डिटेल में लेके चलेंगे। फिलहाल यहाँ पे एक छोटा सा ओवरव्यू है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें ग्रीन प्लांट और कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, जो लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए कीमोसिंथेसिस। अब कीमोसिंथेसिस में क्या होता है, तो कीमोसिंथेसिस में यही होता है कि यहाँ पर जो ऊर्जा का स्रोत होता है, एनर्जी का जो सोर्स होता है वो होता है केमिकल रिएक्शन। चलिए देखते हैं। कीमोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच फूड, कौन सा फूड दोस्तों, ग्लूकोज, इज मेड बाय बैक्टीरिया यूजिंग केमिकल्स एज द एनर्जी सोर्स। यानी कि इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो केमिकल को एनर्जी सोर्स के रूप में यूज करते हैं, तो उसके हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, कीमोसिंथेसिस कहते हैं, अदर देन सनलाइट, सनलाइट के अलावा। ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल में बात करेंगे तो एग्जाम्पल में आपको हो जाते हैं सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। ये क्या होते हैं, इनमें कीमोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। अब आपको नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोवेक्टर भी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखिएगा, तो यहाँ पर दोस्तों अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। अभी फिलहाल हम टाइप डिस्कस कर रहे हैं। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आपके होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे आपको तीन प्रकार के न्यूट्रिशन के मोड देखने को मिलते हैं, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। ओके। तो अगर हम सबसे पहले होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात करें तो ध्यान समझिएगा, अगर हम सबसे पहले होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म क्या करता है, फूड को पूरी तरह ग्रहण कर लेता है। जब फूड को पूरी तरह ग्रहण कर लेता है तो उसका डाइजेशन होता है, जब डाइजेस्टेड हो जाता है तो उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, जब एब्जॉर्ब हो जाता है तो उसको बॉडी में यूज किया जाता है, और लास्ट में अगर अनडाइजेस्टेड फूड हो जाता है तो उसको शरीर से बाहर किया जाता है। अब ये ध्यान समझिएगा, होलोजोइक न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स इंजेस्ट होल फूड मटेरियल। यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, तो एक प्रकार का बोले तो न्यूट्रिशन का टाइप है, मोड है, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो होल यानी कि जो पूरा के पूरा फूड मटेरियल है उसको क्या कर लेता है, इनटेक कर लेता है। और देखिएगा इसमें क्या क्या प्रोसेस होती है, इट्स अ प्रोसेस दैट इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग स्टेप, इंक्लूड्स द फ्लोइंग स्टेप। यानी कि जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है उसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं अब डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में 5 बेसिक प्रोसेस होती हैं। एक होता है इंजेक्शन का, दूसरा होता है डाइजेशन का, तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन का, चौथा होता है एसिमिलेशन का, पांचवा होता है इजेशन का। अब पांचों प्रोसेस को जानिएगा। इंजेक्शन का मतलब होता है फूड को ग्रहण करना, भोजन को खाना। ठीक है, इंजेक्शन मतलब फूड को ग्रहण करना। डाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब फूड है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि अगर छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो गया,
वो कन्वर्ट हो गया है तब उसको क्या किया जाएगा, तो ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है, फिर होता है दोस्तों एसिमिलेशन, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया गया है उसका बॉडी में आपके यूज कर लिया जाएगा। जब यूज कर लिया जाएगा तो दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं एसिमिलेशन। अब लास्ट में क्या करते हैं, तो फूड के कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जो कि अब अनडाइजेस्टेड है, यानी कि डाइजेस्ट नहीं होने वाले हैं, उनको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों इजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आगे है दोस्तों कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में कुछ एग्जाम्पल है। अगर हम कुछ एग्जाम्पल में एनिमल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल में हम आपको 3 एग्जाम्पल बताते हैं, एक हार्बीवोर, एक कार्निवोर और एक ओमनिवोर। समझिएगा, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। अब देखिएगा हार्बीवोर क्या करेगा, तो हार्बीवोर क्या करता है, तो हार्बीवोर होता है प्लांट्स ईटर, यानी कि दोस्तों क्या करता है, ये प्लांट को खाता है, जो प्लांट को खाएगा हार्बीवोर। कार्निवोर क्या होता है, ये फ्लेश ईटर, फ्लेश या मीट, ये मांस खाने वाले होते हैं। क्या होता है दोस्तों, ये मांस खाने वाले होते हैं। और ये ओमनिवोर का मतलब क्या होता है, ओमनिवोर का मतलब होता है कि प्लांट एज वेल एज फ्लेश ईटर, यानी कि क्या करेंगे दोस्तों, तो ये पौधों को भी खाएंगे और साथ ही साथ एनिमल को भी खाएंगे। ये तो क्या बन जाते हैं दोस्तों, ये ओमनिवोर हो जाते हैं। ओके, अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हार्बीवोर में क्या हो जाएंगे, तो हार्बीवोर में आपके काऊ आ जाएगी, गोट हो जाएगी, ऑक्स एटसेट्रा हो जाएंगे। ठीक है, ऑक्स ईटीसी आपके हो जाएगा। फिर अगर बात करते हैं कार्निवोर में, तो कार्निवोर में कौन आ सकता है, तो कार्निवोर में आपका लायन आएगा, टाइगर आएगा, स्नेक आएगा, यानी कि बहुत सारे हैं, बैठकर है, काइट आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे इसमें। फिर अगर हम बात करते हैं ओमनिवोर का, तो ओमनिवोर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो एक डॉग है और एक ह्यूमन को कंसीडर की जाती है, और साथ ही दोस्तों जो कैट होती है ना, वो भी आपके ओमनिवोर के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, ओके, अब हम यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। तो दोस्तों देखिएगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, यानी कि इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है एक अमीबा में और एक पैरामीशियम में। तो अमीबा में डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है, पैरामीशियम में डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है, हर एक बात को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे एक बात को समझिएगा, जैसे देखिएगा यहाँ पे क्या है, तो इंजेक्शन की प्रक्रिया हो रही है। अब ये इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, फूड को ग्रहण करना। लेकिन इसके पहले हम आपको एक बात बताते हैं, आप उसको ध्यान से देखना। जैसे देखिएगा दोस्तों, ये आपके सामने क्या है, तो ये आपके सामने है अमीबा। क्या है दोस्तों, अमीबा। अब देखिएगा जो अमीबा क्या है दोस्तों, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या है फ्रेंड्स, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और क्या दोस्तों, तो यह एक प्रोटोजोआ है। क्या है, यह एक प्रोटोजोआ है। और ये किस प्रकार के सेल का बना होता है, तो दोस्तों ये होता है यूकैरियोट्स, यानी कि यह यूकैरियोटिक सेल का बना होता है। अब यहाँ पर इसको ध्यान से समझिएगा, जैसे ये अमीबा है, अमीबा को क्या करना है, भोजन को ग्रहण करना है। इसमें जो सभी स्टेप दे दिए हैं, लेकिन हम आपको एक एक करके स्टेप को समझा देते हैं। जैसे यही अमीबा है, इसको फूड का रिक्वायरमेंट है, और मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, तो ये फूड है, यहाँ पे क्या है, तो ये फूड पार्टिकल्स हैं। क्या है दोस्तों, ये फूड है। अब क्या करेगा, फूड को क्या करना है, ग्रहण करना है। एक एक बात को ध्यान सुनिएगा, जब फूड को ग्रहण करना है तो दोस्तों ये क्या करेगा, तो देखिएगा ये करने वाला है कुछ खास। अब क्या करेगा, तो ये उंगली के जैसे, यानी कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा, जिसके द्वारा क्या कर सके, ये फूड को कैच कर सके। और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग कहते हैं स्यूडोपोडिया। क्या कहते हैं दोस्तों, स्यूडोपोडिया कहते हैं। और दोस्तों इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको हिंदी में उत्पाद कहते हैं। तब ये सीडोपोडिया बनाएगा और सीडोपोडिया से ही फूड को क्या करेगा, कैप्चर करेगा। यहाँ पे देख लीजिएगा ये अमीबा है और ये फूड पार्टिकल।
अब देखिए यहाँ पे जो फूड पार्टिकल है ना, ये वाला फूड पार्टिकल है, इसको क्या करेगा, अमीबा ग्रहण करने के लिए क्या बना रहा है, उंगली जैसे प्रोजेक्शन बनाया है, और जिसको हमने अभी बोला सीडोपोडिया। अब क्या होगा, सीडोपोडिया से फूड को क्या कर लेगा, पूरी तरह सराउंड कर लेगा, घेर लेगा। जब पूरी तरह सराउंड कर लेगा तो दोस्तों किसका निर्माण हो जाएगा, तो निर्माण होगा एक फूड वैक्यूल का। किसका निर्माण होगा दोस्तों, फूड वैक्यूल का निर्माण होगा। ठीक है, अब एक बात को समझिएगा, अब फूड वैक्यूल बन गया ना, तो देखिएगा कि जो साइटोप्लाज्म होता है ना, साइटोप्लाज्म में एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों, मान लेते हैं ये एंजाइम है, एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो ये एंजाइम क्या होते हैं, वैक्यूल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, वैक्यूल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, यानी कि इंटर कर जाते हैं। तो वैक्यूल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो कौन सी क्रिया शुरू हो जाती है, तो सेकेंड में, ओके ओके ओके, वैक्यूल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब डाइजेशन जैसे ही होता है, क्या होता है, तो जो कंपोनेंट है वो साइटोप्लाज्म में मिक्स होने लगते हैं, यानी कि एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है। जब एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो होता है एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, तो अमीबा में जो न्यूट्रिएंट्स इसने पोषक तत्वों को ग्रहण किया था, न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण किया था, उसको इसके बॉडी में यूज कर लिया जाएगा इसके डेवलपमेंट में। ओके, और लास्ट में क्या होता है दोस्तों, तो इजेशन होता है, यानी कि यहाँ पे क्या है कि ये अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड है। तो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है इसको बॉडी से क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा, इसको हम इजेशन कहते हैं। तो दोस्तों ये था कि अमीबा में न्यूट्रिशन का प्रोसेस क्या होती है, वो आपके सामने है। ठीक है, अब बात को आप क्या कर सकते हैं, तो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट डाउन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अमीबा फॉर्म finger like projection और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं दोस्तों, स्यूडोपोडिया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। देन सराउंड फूड, अब क्या होता है, फूड को सराउंड कर लेते तो क्या बनता है, आफ्टर सराउंडिंग फूड, फूड वैक्यूल फॉर्म्ड। जब फूड वैक्यूल फॉर्म्ड हो जाता है, क्या होता है दोस्तों, फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। जब फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि देखिएगा ये है अमीबा, और हुआ यही है कि यहाँ पे फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो गया है, और ये क्या है, ये फूड है, और ये इसका न्यूक्लियस मान लेते हैं, और इसका साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसके अंदर एंजाइम प्रवेश कर जाएंगे, तो ये होने लगेगा डाइजेस्ट। आज जब डाइजेस्ट होने लगेगा तो डाइजेस्ट होकर के ये कहाँ आएगा, तो साइटोप्लाज्म में आएगा, और साइटोप्लाज्म में आएगा तो साइटोप्लाज्म में मिक्स हो जाएगा, यानी कि एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और इनका यूज कर लिया जाएगा। और लास्ट में क्या होगा, जो अनडाइजेस्टेड होगा उसको क्या हो जाएगा, तो उसको जैसे मान लेते हैं अनडाइजेस्टेड है, उसको क्या कर दिया जाएगा, तो उसको यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि ये प्रोसेस अमीबा में होती है। ठीक ऐसे ही पैरामीशियम में भी होती है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखिएगा, ये रहा फूड। अब फूड को कैप्चर करना है तो पैरामीशियम में क्या होता है, तो पैरामीशियम में सिलिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है फ्रेंड्स, सिलिया पाया जाता है। अब इसी सिलिया की मदद से क्या करेगा, तो इसी सिलिया की मदद से ये जो पैरामीशियम है ये फूड को पास में लाएगा, यानी कि फूड को इसने पास लाया, और फिर इसको क्या कर लेगा, ग्रहण करेगा। तो दोस्तों देखिएगा, जैसे कि आपके सामने समझिएगा, ऐसे मान लेते ये क्या हो गया, पैरामीशियम, तो यहाँ पे है फूड आएगा, इसको हम लोग कहते हैं ऑरल ग्रुप। क्या कहते हैं, ऑरल ग्रुप, यानी कि ऑरल ग्रुप की मदद से, यानी कि विद द हेल्प ऑफ ऑरल ग्रुप पैरामीशियम विल इनगल्फ फूड,
यानी कि ऑर्गन ग्रुप के द्वारा भोजन को ग्रहण कर लेगा, जो कहाँ पर पहुंच जाएगा दोस्तों, गलट के पास पहुंचेगा। और जैसे फूड गलट के पास पहुंचेगा मूवमेंट के द्वारा, तो किसका निर्माण हो जाएगा दोस्तों, तो वो निर्माण होगा फूड वैक्यूल का। अब फूड वैक्यूल के अंदर एंजाइम्स इंटर करेंगे, और जब एंजाइम इंटर करेंगे तो डाइजेशन की प्रक्रिया होगी, और जब डाइजेशन की प्रक्रिया होगी तो फिर एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होगी, और लास्ट में क्या होगा कि अगर पैरामीशियम के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड है तो वो क्या हो जाएंगे, बॉडी से बाहर कर दिए जाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, अब हम यहाँ पर बात करते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की। अब ध्यान समझिए सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता क्या है। तो फ्रेंड्स, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स है दोस्तों वो क्या करेंगे, तो ऑर्गेनिजम्स जो भी है वो देखिएगा नॉन लिविंग यानी कि बोले तो डेड और डिकेइंग मैटर से फूड को कैप्चर करेंगे। चलिए देखते हैं। डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स से क्या करते हैं, डेड और डिकेइंग जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं उसको क्या करते हैं, ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, ये सबसे पहले एक डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं जो कि क्या करता है, जो डेड और डिकेइंग मैटर है, ठीक है, उस पर ये एक्ट करता है। जब एक्ट करता है तो जो डेड और डिकेइंग मैटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो एक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो फ्रेंड्स क्या करता है, तो उसे ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या करते हैं, तो जो सेप्रोफाइट्स हैं वो क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे कि मोनोट्रोपा हो गया, मशरूम हो गया, ब्रेड मोल्ड हो गया, ये सभी के सभी क्या है दोस्तों, तो ये सभी के सभी आपके सेप्रोट्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं। इनमें सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे दोस्तों पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको इसके बारे में जानने की आवश्यकता है। किसके बारे में दोस्तों, तो पैरासाइट के बारे में जानने की आवश्यकता है। अब देखिएगा पैरासाइट का मतलब क्या होता है। जैसे हमको देखिएगा मच्छर काटता है ना, जब हम मच्छर काटता है तो वो हमारे बॉडी से खून को सक करता है, चूस लेता है और फिर उड़ जाता है। अब एक बात बताइएगा, क्या मच्छर से हमें कोई फायदा है, नहीं ना। क्या मच्छर ने हमको मार डाला, नहीं ना। बस उसने क्या किया, हमारी बॉडी से खून चूसा और वो चला गया। यानी हमारी बॉडी से उसने क्या ग्रहण किया, तो हमारी बॉडी से उसने भोजन ग्रहण किया। क्या ग्रहण किया दोस्तों, भोजन ग्रहण किया, और भोजन ग्रहण कर भाग गया। यानी कि अब एक बात देखो, जो जीव क्या करेगा, ध्यान सुनिएगा, जो जीव भोजन ग्रहण करेगा वो पैरासाइट, और जिस जीव के शरीर से ग्रहण करेगा वो कहलाएगा होस्ट कहलाएगा। ठीक है, तो समझिएगा, द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिजम्स derive their food from other living organisms without killing but harming them, यानी कि उन्हें तो मार नहीं पाते हैं बिना मारे, लेकिन उन्हें नुकसान पहुंचाते जरूर हैं। अगर क्या करते हैं, फूड को अपना ग्रहण करते हैं, तो दोस्तों उसको हम लोग पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहेंगे। अब सुनिएगा, द ऑर्गेनिज्म विच derive food from other organisms called parasite and other which provide the food called host, यानी कि जिस बॉडी से इसने क्या किया, तो इन्होंने जिस बॉडी से क्या करें, फूड को ग्रहण किया, फूड को कैप्चर किया, वो होस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, होस्ट कहलाएगा, और जिसने ग्रहण किया उसको पैरासाइट कहा जाएगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो दोस्तों प्लाज्मोडियम हो सकता है, लेशमेनिया हो सकता है, टैपवर्म हो सकता है, लीच हो सकता है, मॉस्किटो हो सकता है, यहाँ तक कि लिवर फ्लूक हो सकता है, लिवर फ्लूक हो सकता है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको पैरासाइट समझ में आ गया होगा। एक और बात ध्यान सुनिएगा, जो पैरासाइट होते हैं ना फ्रेंड्स, ये जो पैरासाइट होते हैं ना आपके, ये दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, जो पैरासाइट हैं ये आपके दो प्रकार के होते हैं। एक जिसको हम लोग कहते हैं एंडो पैरासाइट, एंडो पैरासाइट, और दूसरा होता है फ्रेंड्स जिसको हम लोग कहते हैं एक्सो पैरासाइट, एक्सो पैरासाइट। अब इसको आप समझ लीजिए, अगर हम एंडो पैरासाइट की बात करेंगे ना फ्रेंड्स, तो जब अगर हम एंडो पैरासाइट की बात करते हैं तो क्या करता है, तो सिंपल सा, टेक फूड फ्रॉम आउटर बॉडी सर्फेस, टेक फूड फ्रॉम
आउटर बॉडी सरफेस, आउटर बॉडी सरफेस ऑफ होस्ट। ठीक है, यानी कि होस्ट के बॉडी के बाहर से ही क्या कर लेता है, भोजन को ग्रहण कर लेता है, फूड को ग्रहण, और सॉरी आउटर नहीं ना, यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे, आप इसको करो एक्सोपैरासाइट। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसे करो एक्सोपैरासाइट, और आप इसे क्या कर सकते हो, आप इसे कर सकते हो एंडोपैरासाइट। एक्सोपैरासाइट यानी कि बॉडी के बाहर से फूड को ग्रहण करेगा तो वो एक्सोपैरासाइट हो जाएगा। अभी आप एंडोपैरासाइट क्या करेंगे, तो ये क्या करेंगे, तो बॉडी के अंदर से, यानी कि टेक फूड फ्रॉम इंटरनल सरफेस, यानी कि बॉडी के अंदर से क्या करेंगे, ये फूड को डिराइव करेंगे, ग्रहण करेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे एंडोपैरासाइट। ठीक है, आई होप कि आप यहाँ पर इतना बात समझ गए। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ प्लांट्स की जो कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि देखिएगा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि छोटे पतले पतले क्या हैं, तो पतले पतले ये आपको संरचनाएं दिख रही हैं। एक्चुअली ये कुछ नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं कसकट्टा कहते हैं। क्या दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं कसकट्टा। ठीक है, क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, तो आप इसे कसकट्टा कहेंगे। अब ये कसकट्टा क्या है, तो ये क्या होता है कि पौधों पर ये लग जाता है और पौधों की तनाव से क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, खींचता है। ठीक है, तो एक प्रकार सा परजीवी है। देखिए, टोटल पैरासाइट प्लांट्स आर heterotrophic plants which completely depends on the host plant for their all requirement, include shelter, water, food. They are acrophilous. अब ध्यान समझिएगा, एक्रोफाइलस, एक क्लोरोफाइलस, ओके सॉरी, एक क्लोरोफाइलस। अब एक बात को समझिएगा, एक क्लोरोफाइलस। अब ये फ्रेंड्स, एक क्लोरोफाइलस का मतलब क्या होता है, एक क्लोरोफाइलस का मतलब होता है विदाउट क्लोरोफिल, विदाउट क्लोरोफिल, यानी कि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। जब क्लोरोफिल नहीं होता है तब फूड अपना सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, जब सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं तो इन्हें दूसरों से भोजन को लेना ही पड़ेगा। तो ये पैरासाइटिक भी क्या होते हैं, तो ये पैरासाइटिक प्लांट भी हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। एग्जांपल में आपके सामने है कसकट्टा, जो कि क्या है, तो एक पैरासाइटिक प्लांट है जो कि स्टेम से क्या करता है, फूड को कैप्चर करता है। ओके, चलिए एक और बात सुनिएगा, यहाँ पर कहा गया ना कि जो पैरासाइटिक प्लांट होते हैं ये दूसरे जीवों के ऊपर डिपेंड इस कदर से करते हैं कि रहने के लिए भी चाहिए, उनसे भोजन भी चाहिए, यानी कि उसका जितने रिक्वायरमेंट है वो क्या करेगा, तो होस्ट प्लांट बॉडी उसको प्रोवाइड करता है। आई होप कि आप यहाँ पे समझ गए। अब देखिएगा, अब हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस का। इसका फ्रेंड्स, फोटोसिंथेसिस का आखिर फोटोसिंथेसिस होता क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम नया एक हिस्सा डिस्कस करते हैं। अब देखिएगा फोटोसिंथेसिस क्या है, ध्यान समझिए। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय व्हिच ऑल ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज फूड। फोटोसिंथेसिस क्या है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा सभी हरे पौधे क्या करते हैं, फूड बनाते हैं। और फूड में क्या है, तो वो ग्लूकोज बनाते हैं बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। यानी कि ये सनलाइट के प्रेजेंट में क्लोरोफिल के हेल्प से, यानी कि H2 और CO2 का यूज करेंगे और क्या बनेगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बनने वाला है ग्लूकोज बनेगा। क्या बनेगा, ग्लूकोज। आप यहाँ पे देख सकते हो रिएक्शन, जैसे कि आपके सामने ये रिएक्शन दिया गया ना, रिएक्शन में आप देख रहे हैं ये है CO2 और H2O, और यहाँ से क्या आ रही है दोस्तों, तो सोलर एनर्जी आ रही है, यानी कि ये सनलाइट। और अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो आप देखो CO2 और H2O क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, CO2 H2O कंबाइन हो जाएगा। जब कंबाइन हो जाएगा तो क्या बनेगा फ्रेंड्स, तो वो बन जाएगा आपका ग्लूकोज। और क्या रिलीज होगी, ऑक्सीजन। क्या रिलीज होगी दोस्तों, ऑक्सीजन रिलीज होगी। अब ये कैसे होती है ऑक्सीजन रिलीज, हर एक बात डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखिएगा यहाँ पर यही
आपके अगर एग्जाम में कहें कि फोटोसिंथेसिस का डायग्राम के द्वारा एक्सप्लेन करें तो ये डायग्राम आप बनाएंगे। तो जैसे देखिएगा, ये रूट है, क्या फ्रेंड्स, ये रूट है। अब रूट है तो देखिएगा, रूट है तो यहाँ पे क्या होगा, तो पानी होगा, यानी कि रूट के द्वारा क्या करेंगे, ये पानी को ग्रहण करेंगे। देखिएगा, अब ये पानी कहां पर जाएगा, तो ये लीफ के अंदर जाएगा। क्लियर है? ओके। अब एक बात को समझिएगा, अब देखिए, अब ये क्या है, लीफ है। अब लीफ में क्या प्रेजेंट है, तो ये ग्रीन लीफ है ना। और जब ये ग्रीन लीफ है तो फ्रेंड्स, ग्रीन लीफ है तो क्या होगा, तो ग्रीन लीफ है तो इसमें होगा क्लोरोफिल। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसमें हो जाएगा क्लोरोफिल। अब ये जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है फ्रेंड्स, तो जब क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ये किस कलर के हैं, तो ये हरे कलर के हैं। तो फ्रेंड्स देखिएगा, क्लोरोफिल क्या करता है, तो क्लोरोफिल करता यही है कि फ्रेंड्स, ये जो सनलाइट है ना, इसको ट्रैप करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है। हम आपको डिस्कस करेंगे तो आगे बताएंगे। फिलहाल आप देखिए, यहाँ पे H2 हो गया, इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और ऊपर से क्या है फ्रेंड्स, ऊपर से आया है सनलाइट, और वायुमंडल से यानी कि एटमॉस्फेयर से क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा। अब CO2 मिलेगा, सबको कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। जैसे देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से, एयर से, वाटर कहाँ से, सॉइल से, सूर्य से सनलाइट, और पौधा में, प्लांट में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल है। क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। और क्या रिलीज होगा दोस्तों, वो रिलीज होगा ऑक्सीजन। अब कैसे रिलीज होगा, सब एक बात को देखेंगे। अब देखिएगा, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कर है ना, डज फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, वेयर डज इट अकर्स। क्या कह रहा है, सुनिए ध्यान से, कह रहा है कि क्या फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स होते हैं उनके सभी पार्ट्स में होते हैं क्या, क्या ये सभी पार्ट्स में होते हैं। तो दोस्तों हम जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है। अब देखिएगा, यहाँ पे हमने एक लीफ का क्रॉस सेक्शन देखा है। क्या है दोस्तों, ये क्रॉस सेक्शन है, लीफ का क्रॉस सेक्शन है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे लीफ को हमने क्या किया, सेक्शन किया है, तो सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले आपको ये ऊपर वाला जो होता है सरफेस, जिसको एपिडर्मिस कहते हैं, वो मिलता है। फिर इसके ऊपर देखिएगा तो वैक्स होता है, ओके, वैक्स क्यूटिकल कहते हैं। जब इसके हम नीचे आएंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या होते हैं, तो इसके नीचे कुछ सेल्स हैं दोस्तों, इनको हम लोग कहते हैं पैलिसेड सेल्स। क्या कहते हैं दोस्तों, पैलिसेड मेसोफिल, पैलिसेड मेसोफिल्स। और देखिएगा, यही जो पैलिसेड मेसोफिल्स हैं, इन्हीं पैलिसेड मेसोफिल्स में क्या प्रेजेंट है फ्रेंड्स, तो इन्हीं पैलिसेड मेसोफिल में प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट। क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट। अब जो क्लोरोप्लास्ट है, तो आपको भी पता है कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, नहीं पता तो हम बता देंगे कि क्लोरोप्लास्ट है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिएगा, यहाँ पे क्या है कि कुछ स्पेस भी है, जिसको हम लोग कहते हैं एयर स्पेस या एयर कैविटी भी कहते हैं, यानी कि लीफ में कुछ स्पेस भी होता है जिसको एयर कैविटी कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी है, तो एक्चुअली डिसकंटिन्यूटी नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, तो यहाँ पर प्रेजेंट है एस्टोमाटा। क्या प्रेजेंट है दोस्तों, एस्टोमाटा प्रेजेंट है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस है। अब हर एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। देखिए, तो फोटोसिंथेसिस फ्रेंड्स कहाँ होती है, तो पैलिसेड मेसोफिल सेल्स में होती हैं। इसी में क्या देखने को मिलता है फ्रेंड्स, तो इसी में होता है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट का। तो क्लोरोप्लास्ट को आप ऑलरेडी पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं बहुत ही डिटेल में, जब आप पढ़ रहे थे 9th क्लास। तो यहाँ पे हम आपको बताते, देखिएगा क्लोरोप्लास्ट क्या है। तो फ्रेंड्स, क्लोरोप्लास्ट को हम लोग कहते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, या अब देखिएगा, इसे हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल यानी इसके अंदर ये ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल। ओके फ्रेंड्स, एक और बात ध्यान रखिएगा, आप इसी के साथ एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं,
जैसे कि देखिएगा जो ग्रीन लीव्स होते हैं, ठीक है, ग्रीन लीव्स होते हैं, यानी कि हरी जो पत्तियां होती है फ्रेंड्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो लीफ होती है उसको फोटोसिंथेटिक ऑर्गन कहते हैं, और ये जो क्लोरोप्लास्ट होती है उसको हम लोग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल कहते हैं। अब थोड़ा एक एक हिस्से को देख लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो क्लोरोप्लास्ट होता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होता है, सराउंडेड होता है। तो जब डबल मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड होते हैं तो एक होता है इनर मेम्ब्रेन होता है, दूसरा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, और यहाँ पे देखिएगा दूसरा क्या है, तो वो आउटर मेम्ब्रेन है। यानी कि देखिएगा ये मान लेते हैं ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में जो गैप है उसको हम लोग कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे देखिएगा तो इसके अंदर लिक्विड है, इसके अंदर जो लिक्विड है फ्रेंड्स उसको हम लोग कहते हैं एस्ट्रोमा। क्या कहते हैं, एस्ट्रोमा। अब थोड़ा सा एक बात को समझिएगा यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स, एक बात को समझिए, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए, जैसे कि मान लेते हैं ये हम बनाते हैं, ये मान लेते हैं ये क्लोरोप्लास्ट बना रहे हैं। अब जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें देखिएगा क्या होता है, तो उसमें कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है जिसमें कॉइन के स्टेक, कॉइन के स्टेक जैसे संरचना बन जाती है, ऐसे देख सकते हो, ठीक है। मानो जैसे कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक क्या होते हैं, कॉइन्स अरेंज है, ठीक है, कॉइन्स अरेंज है। तो दोस्तों इस जो संरचना को बोलते हैं, यानी कि स्टेक ऑफ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, स्टेक ऑफ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि क्या है दोस्तों, तो ये जैसे कि सिक्के का ढेर होता है ना, वैसे ही है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग कहते हैं ग्रेना। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसको हम लोग कहते हैं ग्रेना। ओके, आई होप कि यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिएगा ग्रेना का एक यूनिट, यानी कि मान लेते हैं ये ग्रेना हो गया, ठीक है, ग्रेना हो गया, इसमें से हम एक को बाहर करते हैं। देखिएगा इसको एक को बाहर करेंगे ना, तो फ्रेंड्स एक को जो बाहर करेंगे, तो देखिएगा एक को जब बाहर करेंगे तो इसके देखिएगा इसको हम लोग बोलेंगे थाइलाकॉइड। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग बोलेंगे थाइलाकॉइड। क्या बोलेंगे, थाइलाकॉइड बोलेंगे। अब देखिए ध्यान समझिएगा, जो थाइलाकॉइड होता है ना, तो थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में क्या पाया जाता है फ्रेंड्स, तो थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में ही पाया जाता है क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है फ्रेंड्स, तो क्लोरोफिल पाया जाता है, और कहां पाया जाता है, थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में। आई होप कि यहां तक आप समझ गए होंगे। ओके, अब देखिएगा फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, वो है सनलाइट। फिर क्या रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स, तो एटमॉस्फेयर से हमको चाहिए क्या, तो CO2। फिर और क्या चाहिए, तो क्लोरोफिल चाहिए। क्या चाहिए, क्लोरोफिल। और क्या चाहिए, तो हमें चाहिए H2O चाहिए। क्या चाहिए फ्रेंड्स, वाटर चाहिए। यानी कि आपको सनलाइट चाहिए, आपको क्लोरोफिल चाहिए, आपको CO2 चाहिए, आपको H2O चाहिए, तब जाकर के क्या होगा फ्रेंड्स, तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया संपन्न होगी, कंप्लीट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। अब हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल, इसको डिस्कस कर लेते हैं और आप समझिएगा। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोफिल क्या है फ्रेंड्स, एक ग्रीन पिगमेंट है, हरे रंग का पिगमेंट होता है, ठीक है, ओके। एक और बात ध्यान रखिएगा, जो कि आप हायर क्लास में डिस्कस करेंगे, हायर क्लास में पढ़ेंगे, कि केवल ग्रीन पिगमेंट यानी कि ये क्लोरोफिल ही नहीं होता है, इसके साथ कैरोटीनॉइड भी होता है, जैसे कि जेंथोफिल हो गए, ये सब होते हैं, ठीक है। तो समझिए क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन द
सेल्स ऑफ प्लांट एंड सम बैक्टीरिया। यानी कि क्लोरोफिल क्या है, तो ग्रीन पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट है जो कि प्लांट के सेल में पाए जाते हैं और कुछ बैक्टीरिया में पाए जाते हैं जो कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। अब देखिएगा, इट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाय विच प्लांट कन्वर्ट सनलाइट। यानी कि जो क्लोरोफिल होता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होता है, तो इंपॉर्टेंट होता है, जरूरी होता है, जिससे क्या होता है कि जो प्लांट होते हैं वो सनलाइट के एनर्जी को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। अब देखिएगा, ध्यान समझेंगे, इट इज एसेंशियल ऑफ फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाय विच प्लांट कन्वर्ट सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी कि इसमें प्लांट्स क्या करते हैं, जो सोलर रेडिएशन है, जो सनलाइट है, उसको कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, देन इसका यूज करते हैं किसमें, तो ग्रोथ में और डेवलपमेंट में इसका यूज करते हैं। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो देखिएगा, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट एस्पेशली इन द ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। यानी कि आप देखिएगा, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा स्पेक्ट्रम, यानी कि आपने देखा होगा कि जब प्रिज्म से किसी श्वेत प्रकाश यानी कि व्हाइट लाइट को क्या पास किया जाता है, तो उसमें क्या होते हैं, तो वो 7 कलर में क्या होते हैं, डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। तब ध्यान सुनिएगा, जो फोटोसिंथेसिस होता है दोस्तों, वो स्पेक्ट्रम के 2 ही हिस्से, एक ब्लू वाला रीजन में और एक रेड वाले रीजन में। यानी कि फोटोसिंथेसिस 2 ही रीजन में होती है, एक ब्लू वाले में और एक रेड वाले में। ठीक है, ओके। एंड यूज दैट एनर्जी सिंथेसाइज ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इसमें क्या होता है, तो CO2 और H2O का यूज होता है, और किसका फॉर्मेशन होता है दोस्तों, तो फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज का, जो कि प्लांट्स का क्या होता है, फूड होता है। ठीक है, आई होप कि यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे एक बात बता दें कि क्लोरोफिल के ही प्रेजेंस होने के कारण, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, लीफ ऑफ प्लांट्स लुक लाइक ग्रीन इन कलर। यानी कि प्लांट्स के जो लीफ होते हैं वो कैसे दिखते हैं, तो ग्रीन कलर के दिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखेंगे फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, कौन कौन सा प्रोसेस होती हैं, क्या कन्वर्ट होता है, कौन किस में कन्वर्ट होता है, इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो क्लोरोफिल है वो क्या करता है, लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है। क्या करता है फ्रेंड्स, लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है। दूसरा क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब सुनिएगा ध्यान से, बताते हैं। जैसे देखिएगा, CO2 है, ठीक है, H2 है, इससे क्या होगा, ये रहा सनलाइट, ठीक है, सनलाइट है, और क्लोरोफिल है, और इससे क्या बन रहा है फ्रेंड्स, तो इससे बन रहा है ग्लूकोज, और क्या रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन। अब समझिए थोड़ा सा क्या कहा जा रहा है कि सबसे पहले जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, पहला पॉइंट से एब्जॉर्ब। फिर यहाँ पर जो सनलाइट का जो एनर्जी उसको क्या किया गया था, एब्जॉर्ब किया गया था, उसको क्या कर दिया जाता है, तो उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है केमिकल एनर्जी में। किसमें फ्रेंड्स, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, पहली बात। फिर दूसरी क्या होती है, तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और जो वाटर मॉलिक्यूल है ये किसमें टूट जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहाँ पर जो प्रक्रिया हो रही है ना, जिसको हम लोग कह रहे हैं क्या, कि ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, ये जो कन्वर्ट होती है ना लाइट एनर्जी का, जो केमिकल एनर्जी में, तो फ्रेंड्स ये होती है आपके डार्क रिएक्शन में। किसमें होती है दोस्तों, डार्क रिएक्शन में होती है। ठीक है, और दूसरा प्रोसेस है क्या, कि वाटर मॉलिक्यूल किसमें टूट रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये जो प्रक्रिया होती है ये आपके लाइट रिएक्शन में होती है। अब ये डार्क रिएक्शन क्या है,
लाइट रिएक्शन क्या है आप हायर क्लासेस में उसको जानेंगे। अब देखिएगा अब क्या होती है, जो नंबर थर्ड पॉइंट है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो किस में कन्वर्ट होगा, तो कन्वर्ट होगा कार्बोहाइड्रेट में, जब हमने इक्वेशन को देखा था। अब देखिएगा अब हम यहाँ पर बात करते हैं एस्टोमाटा का कि आखिर ये एस्टोमाटा होता क्या है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा एस्टोमाटा आल्सो नोन एज एस्टोमेट्स, ठीक है, आर माइक्रोस्कोपिक पोर्स ऑन द एपिडर्मिस ऑफ लिप्स। यानी कि मान लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, जैसे कोई लिप है, इसके लिप पर देखिएगा छोटे छोटे क्या होते हैं पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। जैसे ये पोर्स दिख रहे हैं ना, अगर आप इसको जूम करोगे ना फ्रेंड्स, जब आप इसको जूम करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार की संरचना देखने को मिलेगी। यानी कि देखिए मान लेते हम इसको जूम कर दिए, इसको हमने क्या कर दिया फ्रेंड्स, इसको हमने जूम कर दिया। जब हम जूम करेंगे ना फ्रेंड्स तो हमको इस प्रकार की संरचनाएं देखने को मिलेंगी। और दोस्तों ये क्या है एस्टोमाट्स, अब समझिएगा एपिडर्मिस ऑफ लिप्स, स्टेम एंड अदर प्लांट organs that allow gas to pass in and out of the plant। अब सुनिएगा ये एस्टोमाटा कहाँ पर पाए जाते हैं, ये एस्टोमाटा उन सभी हिस्सों में पाए जाएंगे जहां पर गैस अंदर जाता है गैस बाहर आता है, यानी कि जहां पर गैसों का एक्सचेंज होता है। समझिएगा एस्टोमाटा ऑल्सो नॉन एज एस्टोमेट्स आर माइक्रोस्कोपिक पोर प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस। यानी लीफ के जो ऊपर सर्फिस होता है जिसको हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। और फ्रेंड्स ये जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, इन्हीं छोटे छोटे छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं इनको एस्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, एस्टोमाटा कहते हैं। अब ये जो एस्टोमाटा है ना फ्रेंड्स, कि एस्टोमाटा क्या होते हैं, छोटे होते हैं, इससे क्या होता है गैसों का एक्सचेंज होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं ना कि पौधे के उन सभी हिस्सों में पाया जाता है जिनमें गैसों का एक्सचेंज, यानी कि गैस अंदर गैस आउट गैस इन, यानी कि एक्सचेंज की प्रक्रिया होती है। अब थोड़ा समझिएगा, अब यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एस्टोमाटा है, यानी कि कब ये एस्टोमाटा ओपन होगा और कब क्लोज होगा इसको जानना है। और उसके पहले हम आपको बता दें, आप इसको ध्यान में रखेंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एस्टोमाटा controlled by गार्ड सेल्स। यानी कि फ्रेंड्स आपको ये जो बीन शेप्ड के जो सेल्स दिख रहे हैं ना, आपको ये क्या है गार्ड सेल्स है। यहां पर आप देख रहे हैं कि एस्टोमाटा क्या है क्लोज है। क्या फ्रेंड्स, एस्टोमाटा क्लोज है। ओ यार, एस्टोमाटा क्या है, ये क्लोज है, और यहाँ पे एस्टोमाटा ओपन है। तो हमको यही जानना है कि एस्टोमाटा कब क्लोज है कब ओपन है। अब बात को सुनिएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको इसके हिस्से को दिखा दिया गया है। जैसे कि आप एक नंबर में देख रहे हो तो ये इसका न्यूक्लियस हो गया, फिर 2 नंबर में क्लोरोप्लास्ट हो गए, 3 नंबर में वैक्यूल हो गए, 4 नंबर में ये कंप्लीट क्या है, तो ये गार्ड सेल्स हैं, ओके, और 5 नंबर में पूरा इसका सेल वॉल है। अब एक बात को जानिएगा, ठीक है, अब ये एस्टोमाटा कब ओपन होता है, कब ओपन होता है कब क्लोज होता है। जैसे देखिएगा, जब क्या होता है कि एस्टोमाटा में, जब एस्टोमाटा करें, जब गार्ड सेल में क्या होगा, वाटर क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, एक्सेस वाटर हो जाएगा। जब एक्सेस वाटर हो जाएगा ना फ्रेंड्स, तो गार्ड सेल विल बी स्वेल अप, यानी कि ड्यू टू एक्सेस वाटर गार्ड सेल विल बी स्वेल। यानी कि जैसे ही गार्ड सेल क्या होंगे, फूलेंगे, जैसे ही फूलेंगे क्या हो जाएगा, एस्टोमाटा का माउथ ओपन हो जाएगा। यानी कि जब एस्टोमाटा में क्या होगा, वाटर कंटेंट बढ़ेगी तो एस्टोमाटा ओपन होगा, ठीक है, ओके। जैसे ही ओपन होगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो अगर इसको गैसों का एक्सचेंज करना है, यानी इसको किसकी आवश्यकता है, इसको CO2 की आवश्यकता है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर CO2 जाएगा और ऑक्सीजन बाहर आएगा। जब इसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स, ऑक्सीजन जाएगा, ठीक है, CO2 बाहर आएगा। यानी कि यहाँ पर रेस्पिरेशन और एक्सचेंज गैसेस सभी हो रही हैं, ठीक है। अब सुनिएगा,
गार्ड सेल कब ओपन रहेंगे, सॉरी, स्टोमाटा कब ओपन रहेंगे? when water is present in more amount in guard cell, then guard cell will be swell up, then stomata will be open। ठीक है, नेक्स्ट में देखिएगा, अब है कि स्टोमाटा कब क्लोज होगा, स्टोमाटा कब क्लोज होगा। तो स्टोमाटा कब क्लोज होगा फ्रेंड्स? तो स्टोमाटा जैसे देखिए ओपन है, इसमें क्या ओपन है, तो इसमें क्या प्रेजेंट है फ्रेंड्स, तो इसमें वाटर प्रेजेंट है। जब क्या होगा, इसमें का जो वाटर है ट्रांसपायरेशन होगा, वाष्पीकरण होगा और ये बाहर निकल जाएगा। इसका जो वाटर बाहर निकल जाएगा ना, देन क्या हो जाएगा, तो फिर से ये क्या हो जाएगा, गार्ड सेल श्रिंक होंगे। जब गार्ड सेल श्रिंक होंगे तो क्या हो जाएगा, स्टोमाटा बंद हो जाएगा। व्हेन ट्रांसपायरेशन अकर, देन वाटर कंटेंट ऑफ गार्ड सेल विल बी डिक्रीज, ड्यू टू डिक्रीजिंग ऑफ वाटर कंटेंट गार्ड सेल विल बी श्रिंक, देन स्टोमाटा विल बी क्लोज। यानी कि समझिए क्या बताया हमने बताया कि जब क्या होगा, पानी इससे बाहर आएगा, जब पानी बाहर आएगा तो ये सिकुड़ेगा, जब सिकुड़ेगा तो गार्ड सेल क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ओके। अब देखिएगा, एक बात कर रहा है ट्रांसपायरेशन। ये फ्रेंड्स, ये ट्रांसपायरेशन है क्या, इसको हम लोग जानते हैं। जैसे देखिएगा, प्लांट्स में जब क्या होता है, एक्सेस वाटर हो जाता है, तो प्लांट्स में जो एक्सेस वाटर हो जाता है उसको वेपर के रूप में क्या होता है, रिलीज कर दिया जाता है। वेपर के रूप में जब रिलीज कर दिया जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपायरेशन करते हैं। आप समझिएगा, वाटर वेपर लॉस्ट फ्रॉम लीफ पोर्स इन ट्रांसपायरेशन, यानी कि ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें वाटर वेपर क्या होता है, तो लिप से उसको लॉस्ट कर देता है, बाहर निकाल देता है। देखिएगा, अब देखिए, वाटर ट्रेवल्स अप थ्रू प्लांट। अब ये ट्रांसपायरेशन में क्या है, तो इसका भी इंपॉर्टेंस है। जैसे ही लिप से क्या होगा, जैसे ही लिप से वाटर वेपर बन करके उड़ेंगे तो एक प्रकार से ये सक्शन पंप की तरह कार्य करेगा। सक्शन पंप करने का मतलब कि जैसे ऊपर से खत्म होगा, ये नीचे से ऑक्सीजन कर रहे हैं, ये नीचे से वाटर को क्या कर लेगा, खींचना शुरू करेगा, वाटर को खींचना शुरू करेगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि वाटर ट्रेवल अप थ्रू प्लांट। अब जो नेक्स्ट ट्रांसपायरेशन में देखिए क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट्स। जब ट्रांसपायरेशन होगी तो वाटर का कमी हो जाएगा, जब वाटर की कमी हो जाएगी तो क्या होगी फ्रेंड्स, तो ये अपने रूट से क्या करेंगे, तो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। तो ट्रांसपायरेशन क्या है, तो ट्रांसपायरेशन एक प्रोसेस है, ट्रांसपायरेशन एक प्रोसेस है जिससे क्या करते हैं, जो प्लांट्स हैं वो एक्सेस वाटर से क्या करते हैं, छुटकारा पाते हैं, यानी कि गेट रीड फ्रॉम एक्सेस वाटर, यानी कि अत्यधिक मात्रा में जो पानी है उसे क्या करते हैं, वो छुटकारा पाते हैं। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपायरेशन plants get rid of excess वाटर, यानी कि प्लांट में जब एक्सेस वाटर हो जाएगा तो उसे अगर उनको क्या करना है, छुटकारा पाना है, तो वो क्या करेंगे, ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस करेंगे। ओके, अब यहाँ पर एक बात है दोस्तों कि फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट, यानी कि जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, डेजर्ट प्लांट होते हैं, उनमें फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, तो आप देख सकते हो, ध्यान से सुनिएगा एक एक बात को। अब देखिए, अब यहाँ पर जो डेजर्ट प्लांट होते हैं ना, इनका जो एस्टोमाटा होता है वो दिन में ओपन नहीं होता है, दिन में ओपन नहीं होता है, समझिएगा। अब दिन में ओपन नहीं होता है क्यों, जब दिन में ओपन होगा दोस्तों, एक तो इन लोगों के पास पानी की कमी है, जब दिन में ओपन होगा तो एक्सेस ट्रांसपायरेशन होगा, जब एक्सेस ट्रांसपायरेशन होगा तो वाटर की कमी होगी और पौधा मर भी सकता है। तो देखिए क्या होता है, अब सुनिएगा, these steps need not take place on after the other immediately। अब ध्यान सुनिएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन by the energy absorbed by the chlorophyll during the day। अब देखिए क्या होता है, बात को सुनिएगा और इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स,
ओके, अब देखिएगा, जैसे डिजर्ट प्लांट है ना, जब डिजर्ट प्लांट है तो ध्यान से देखिएगा, अगर बात करते हैं डे टाइम और बात करते हैं नाइट, तो नाइट में क्या करेगा फ्रेंड्स, तो नाइट में क्या करेगा, ये अपने स्टोमाटा को ओपन करेगा। क्या करेगा फ्रेंड्स, नाइट में क्या करेगा, स्टोमाटा को ओपन करेगा, और स्टोमाटा को ओपन करेगा तो क्या करेगा, ये टेक CO2, और स्टोमाटा को ओपन करके क्या करेगा, CO2 बनाएगा। आई एम सॉरी, CO2 क्या करेगा, उसको ग्रहण करेगा, और CO2 को ग्रहण करके क्या करेगा, एक इंटरमीडिएट सब्सटेंस बनाएगा। क्या करेगा फ्रेंड्स, एक इंटरमीडिएट सब्सटेंस बनाएगा। और फ्रेंड्स इस इंटरमीडिएट सब्सटेंस का नाम क्या है, तो फ्रेंड्स वो है मैलिक एसिड। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि रात में इसने क्या किया, CO2 यानी कि रात में इसके स्टोमाटा ओपन हुए, स्टोमेटल पोर ओपन हुए, इसने क्या किया, CO2 को कैप्चर किया, ग्रहण किया, और क्या बनाया, वो मैलिक एसिड बनाया। ठीक है, ओके। अब क्या हुआ फ्रेंड्स, तो अब हुई दिन, अब क्या हुआ, अब डे टाइम की बात करते हैं। तो डे टाइम में क्या होता है, तो डे टाइम में इसको मिलेगा सनलाइट। क्या मिलेगा फ्रेंड्स, इसको मिलेगा सनलाइट। तब डे टाइम में इसको सनलाइट मिलेगा, तो इसी सनलाइट के प्रेजेंस में ये क्या कर लेगा, तो दोस्तों याद रखिएगा, इसी सनलाइट, इसके पास तो CO2 है और सनलाइट मिल ही गई, तो इसी सनलाइट के प्रेजेंस में ये बनाएगा अपना भोजन, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोज। यानी कि अब बात को पूरा समरी तरह समझिए, जो डिजर्ट प्लांट होते हैं उनके स्टोमाटा दिन में ओपन नहीं होते हैं, अगर ओपन होते हैं तो एक्सेस क्या हो जाएगा, ट्रांसपरेशन होगी और वो सूख सकते हैं, इसलिए ओपन नहीं होता है। जब ओपन नहीं होता है फ्रेंड्स, तो कब ओपन होगा, तो रात में ओपन होगा। जब रात में ओपन होगा फ्रेंड्स, तो क्या होगा, रात में ही ये जो पौधे होते हैं वो CO2 को कैप्चर यानी कि ग्रहण करके उसको मैलिक एसिड के रूप में स्टोर कर लेते हैं। और जब दिन होती है और सनलाइट मिलता है, तो उस वक्त क्या करता है फ्रेंड्स, तो उस वक्त करता है यही है कि ये यूज करके उसे बनाता है ग्लूकोज, और उसको अपने बॉडी में यूज करता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि डिजर्ट जो प्लांट होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने एक हिस्सा कवर कर लिया जो कि फ्रेंड्स था फोटोसिंथेसिस वाले, यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एक और हिस्सा को डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड्स हो जाएगा इसका जो है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वाला हिस्सा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।